से जाना असकलम लाइबा खान किस नंबर 24। शुक्र है अल्लाह का मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ और मान में रखा। अल्लाह ने औरंगज़ेब और आलमज़ेब खानज़ादा ने भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया था और डॉक्टर ने मुस्कुराकर अब वहाँ से जाना बेहतर समझा था। बाबा, अब मेरे ख्याल से आप दोनों को भी घर चले जाना चाहिए। मैं और मलियार यहाँ पर रुक जाते हैं। बसीर और बरलास को भी आप दोनों साथ ले जाएं। वैसे भी मेरे ख्याल से लाला की कंडीशन को देखते हुए रात उन्हें डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही गुजारने देंगे। इंशाल्लाह सुबह हम लाला को साथ ही हवेली लेकर आ जाएंगे और जाकर हवेली में बाकी सबको भी बता दें कि लाला की कंडीशन अब ठीक है। आरिश खानजादा ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने लाला के पास ही रुकूंगा। बरलास ने जल्दी से कहा तो बसीर ने भी हाँ में सर हिलाया था। आरिश खानजादा ने दोनों को घूर कर देखा था, जो हर वक्त एक एक दूसरे से यूं जुड़े रहते थे जैसे दोनों के एक दूसरे में गुर्दे फिट किए गए हों। सुबह तो हम वैसे भी घर आने वाले हैं और अभी रात के वक्त हम बाबा को और चाचू को अकेले भी नहीं भेज सकते। जाओ, तुम दोनों इन लोगों के साथ हर जगह जिद नहीं की जाती। आरिश खानजादा ने दोनों को नरमी से समझाया तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया था। बात इनके बाबा और चाचू पर आ गई थी और वो एक खरोंच भी आने नहीं दे सकते थे। इसीलिए अर्श और मलियार को नाराज नाराज सी नज़रों से घूरते हुए औरंगज़ेब और आलमज़ेब के साथ हवेली के लिए निकल चुके थे। शायद हमसे गलती हो गई बड़ी, हमें पहले ही लाला को इस बात से आगाह कर लेना चाहिए था कि और मोहज़ला सारी बात जानती है। उन्हें बेखबर रखना हमें बहुत बड़ा नुकसान दे गया है। अगर हम उन्हें वक्त पर आगाह कर लेते तो शायद उन्हें इतना बड़ा सदमा ना पहुंचता। आरिश खानजादा ने मलियार की तरफ देखते हुए कहा तो मलियार भी दुख से आंखें मूंदते हुए इसके कंधे पर सर रखा था। मलियार को इस वक्त शिद्दत से सुकून की तलाश थी और वह सुकून अनाया की बाहों में जाकर ही मिल सकता था। लेकिन इस वक्त जहनी टेंशन में वो इस कदर मुब्तला था कि आंखें मूंदते हुए इसके सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अनाया को इस दिन के बाद से इसने मना लिया था। उसे बुखार था और दवाई लेकर वो ठीक भी हो गई थी। निकाह की तैयारी में अनाया को वो काफ़ी छूट दे चुका था, लेकिन अब उसे दूर रहने का इरादा बिल्कुल भी नहीं रखता था। तेरी तबीयत ठीक है? क्यों इतना डल डल सा हो रहा है? आरिश खानजादा ने मलियार के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, पर ज़रा सा सर में दर्द है। मलियार खानजादा ने इसके कंधे पर सर रखते हुए कहा था। अगर सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था तो तू भी घर जाकर आराम कर लेता। आरिश खानजादा ने इसकी फ़िक्र में मुब्तला होते हुए कहा था। तो मलियार ने भी महज इसके नाम में ही सर हिलाया था। इस वक्त जो सुकून अपनी बड़ी के कंधे पर रखे उसे मिल रहा था, वो महसूस करना चाहता था। इसलिए नाम में सर हिलाते मलियार खानजादा ने मज़ीद अर्श खानजादा की मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जैसे उसे इशारा किया था कि अब कुछ ना बोलना। आरिश खानजादा भी इसकी हालत को देखते हुए चुप हुआ था। मामू मामू, लाला की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? सरिश खानजादे ने जैसे ही देखा कि औरंगज़ेब और आलमज़ेब खानजादा हवेली के अंदर दाखिल हुए, वो भाग कर बिना अपने दुपट्टे का होश लिए अपने मामू के सामने खड़ी अपने लाला के बारे में इस्तफसार कर रही थी। मामू की जान जरम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने करम किया है बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से वो बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह थोड़ी सी कमज़ोरी है इसमें, लेकिन सुबह तक वो हवेली आ जाएगा मलियार और आरिश के साथ, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आलमज़ेब खानज़ादा ने उसे खुद के सीने से लगाते हुए कहा था। इस वक्त मोहज़ला खड़ी अपने बाप को देख रही थी, जो अपनी भांजी को सीने से लगाए खड़ा था और उसे शिद्दत से इस वक्त अपने बाप के सीने की ज़रूरत थी। लेकिन इसके बाप ने तो उसे अपने पास बुलाया ही नहीं था। वो शिद्दत से उर्जला के सीने में दोबारा से अपना चेहरा छुपा चुकी थी। इसके लिए तो उसकी मौरी और उसके बाबा दोनों ही इसकी आपी ही थी। शिद्दत से सीने में चेहरा छुपाते हुए मौजला ने इसकी कमर गिर्द गिर्द अपने दोनों बाजुओं मजबूती से हायल किए थे कि कहीं इसकी आपी भी उसे छोड़कर ना चली जाए। मेरी जान, रोना बंद करो। बाबा ने कहा है ना कि वो ठीक है, अब रोने का क्या फ़ायदा? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो ठीक है। मौजला को तसल्ली देते हुए औजला ने इसके बाल सहलाए थे। आलमज़ेब खानज़ादा की नज़र इन दोनों की तरफ गई तो जरीश को औरंगज़ेब खानज़ादा के हवाले करते हुए अपनी दोनों बेटियों की तरफ बढ़े थे। औजला से तो उन्होंने अपने पास देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन मौजला को हाथ लगाते ही मौजला ने जब अपनी रोई रोई सी आंखों से अपने बाप को देखा तो आलमज़ेब खानज़ादा ने तलब कर उसे अपने सीने से लगाया था और मौजला को भी अपने बाबा का सीना मैसर हुआ तो मज़ीद हिचकियों से रोती अपने बाप को भी रुला चुकी थी। आलमज़ेब खानज़ादा को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी छोटी बेटी इतनी हसास है। मौजला के माथे पर लब रखते हुए आलमज़ेब खानज़ादा ने उन्हें एक और बार अपने सीने से लगाया था और साथ औजला की तरफ हसरत से देख रहे, जैसे कि वो भी अभी बचपन की तरह इसकी तरफ आएगी और उसे कहेगी कि बाबा मुझे गोदी में उठाएं।
और आलमज़ेब खानज़ादा उसे अपनी गोद में उठाकर उसे बाहर चीज़ें दिलवाने के लिए ले जाएंगे, लेकिन रोज़लाइन से थोड़े फासले पर होती अब अनाया की तरफ मुतवज्जा हुई थी। आलमज़ेब खानज़ादा ने दुख से उसे देखा था। इनकी बड़ी बेटी इनसे कितनी बदगुमान थी। नहीं, शायद वो अपनी जगह ठीक थी। ज़िंदगी ने इसके साथ जो किया, जितनी तलखियाँ दुख दर्द सह चुकी थी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। आलमज़ेब खानज़ादा सवाए उसे वक्त देने के और कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वो अपनी बेटी को मना ज़रूर सकते थे, और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी दोनों बेटियाँ अब इनके साए तले हमेशा खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। बसीर खानज़ादा जो थके हुए सांप के साथ हवेली में दाखिल हुआ था, जरीश को इस तरह से बिना दुपट्टे के सोफे पर रोई रोई सी आंखों के साथ बैठे देखकर इसका गुस्सा आसमान को पहुंचा था। एक तो खुद इसके असाब इतने थके हुए थे, और ऊपर से इसकी खानजादी सब लोगों के सामने बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। माना कि लाला का गम बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा कि क्या वो अपने दुपट्टे का होश भी भुला बैठी थी। गुस्से से बसीर खानज़ादा की रगें तन गई थी। इसकी तरफ बढ़ते हुए बिना किसी का लिहाज किए एक ही झटके से हाथ से पकड़ा, और तेज तेज कदम उठाते वो ऊपर की तरफ जाता अपने कमरे में ले जाकर ठक से दरवाज़ा बंद कर चुका था। बाकी सब मुंह खोले इस बेबाक खानजादे को देख रहे थे, जो बिना किसी का लिहाज किए अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर जा चुका था, और वो भी इनके बीच से। पता नहीं अल्लाह ने कैसी औलाद दी है मुझे, बेशरम कहेगी। औरंगज़ेब खानज़ादा ने बसीर की पीठ को देखते हुए बड़बड़ाते कहा। नायला बेगम ने घूर कर उन्हें देखते हुए कहा था कि आपकी ही औलाद है, आप पर ही गई है। अच्छा, टाइम भूल गए हैं आप? नायला बेगम की याद दिलाने पर उन्हें जब अपना टाइम याद आया तो वो बुखला उठे थे। जवानी में शादी होने के बाद वो भी ऐसी कई हरकतें कर चुके थे। औरंगज़ेब खानज़ादा ने चुप होने में ही बेहतरी जानी थी। ये क्या हरकत है? जानता हूँ कि तुम्हारा लाला हॉस्पिटल में है, लेकिन इस तरह से सबके बीच अपने दुपट्टे का होश भुलाए तुम कैसे बैठ सकती हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हें खानज़ादे की इज्जत हो, और खानज़ादे अपनी इज्जत पर किसी की भी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो तुम कैसे दुपट्टे के बगैर नीचे सबके सामने बैठी हुई थी? बसीर खानज़ादा ने इसकी ढीली ढाली कमीज से झलकती इसके नशेबो फराज पर नज़र डालते हुए इसके चेहरे पर तकरीबन धाड़ते हुए कहा था। जरीश खानदादी को तो वाकई में ही अंदाज़ा हुआ था कि इसने गलती की है। उसे अपने दुपट्टे का वाकई में ही होश नहीं था। अपनी कमीज़ के गले को ठीक करते हुए तूक निकलते हुए उसने बसीर खानज़ादा के गुस्से को देखा था। बसीर खानज़ादा के गुस्से से वो बचपन से ही वाकिफ थी। वो जब गुस्से में होता तो ज़रम लाला भी उसे संभाल नहीं सकते थे। इसका गुस्सा इतना तेज़ था, और इसके गुस्से से तो जरिश की जान जाती थी। और इस वक्त इसके माथे की तनी हुई रगों को देखकर जरिश को अंदाज़ा था कि वो किस कदर गुस्सा है। जाहिर सी बात है, इसने हरकत ही ऐसी की थी कि इसका गुस्सा होना तो बनता था। हाथों की रगें बुरी तरह से फूलकर अपनी झलक दिखला रही थी। सरिश ने रोई रोई सुर्ख आंखों के साथ इसकी तरफ देखते इससे कुछ कहना चाहा था, लेकिन बसीर खानज़ादा ने इसके कुछ बोलने से पहले ही इसके लबों को अपने लबों की कैद में करते हुए इसके अल्फाज इसके हलक में ही घोट लिए थे। बसीर खानज़ादा इस पर झुका इसके निचले लब को बेदर्जी से दांतों तले को चल रहा था, और शायद जरिश के किए की सज़ा उसे दे रहा था। जरिश नहीं जानती थी कि वाकई इसकी इस हरकत पर इतना गुस्सा है। जरिश खानज़ादे ने बुखला कर इसके शर्ट के कॉलर को मजबूती से थामा था। इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को छुड़वा सके। वो बिल्कुल चुप खड़ी वसीर खानज़ादा की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही थी। वसीर खानज़ादा इसके लबों को अच्छी तरह से बेदर्दी से सुर्ख करने के बाद इसकी ज़बान को अपनी ज़बान से सक करते हुए वो इसके होंठों की गेंद अब अपनी ज़बान को फेर रहा था। जरीश खानज़ादी को अब अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही थी। सांस लेने की कोशिश करते हुए इसने बसीर खानज़ादे के कॉलर को मट्ठियों में दबोचते अपने पीछे करना चाहा था। बसीर खानज़ादा इसके लबों को छोड़े अब इसकी गर्दन पर झुका इसकी गर्दन को अपनी ज़बान से सक कर रहा था। जरीश खानज़ादी के जिस्म स्पार्क से उठ रहे थे। बसीर खानज़ादा तो आज उसे करंट पे करंट दिए जा रहा था। अपनी जनूनियत से इसकी शिद्दतों भरी जनूनियत थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब की बार बसीर खानज़ादा ने इसकी ढीली ढाली शर्ट को इसके कंधे से नीचे करते हुए इसकी गर्दन की गहराइयों पर झुकते अपने दांत काटते उसे सिसकने पर मजबूर कर दिया था। इसके दिल के मकाम पर ऊपर से ही लब रखते हुए खींचा तो जरीश खानज़ादी बुरी तरह से सिसकते हुए इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा चुकी थी। मज़ीद वो उसकी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी टांगें कांपने लग गई थी। बसीर खानज़ादा का गुस्सा कहीं हद तक ख़त्म हो गया था। सरिश की कमर में अपने दोनों हाथों की गिरफ्त को मजबूत करते हुए उसे अपने बाजू में उठाकर उसे बेड की जानिब लेकर चलता बेड पर बिठा चुका था। जानता था कि जरीश की हालत इस काबिल नहीं है कि वह अपने पैरों पर खड़ा रह सके। यकीनन इस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया होगा, तभी तो इतनी डल डल सी थी। ज़्यादा दर्द तो नहीं दिया मैंने अपनी सर को? बसीर खानज़ादा ने धीरे से अपने अंगूठे को इसके दिल के मकाम पर फेरा तो जरीश खानज़ादी ने सिसकते हुए
नीचे लब को अपने दांतों तले कुचलते इसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसे मजीद गुस्ताख होने से रोका था। तो प्लीज़ प्लीज़ ना करें ऐसा, और मुझे बताएं कि लाला की तबीयत कैसी है। कमाल था, आज तो जरीश खानजादी बसीर खानजादा की गुर्बत में लड़खड़ा रही थी। बस ये जानता था कि इस पर अपने लाला की तबीयत की टेंशन सवार है, और साथ वो इस पर गुस्सा कर चुका था, इसीलिए वो अब उसे नाराज़ थी। नाराज़ ना हो मेरी जान, मैंने कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया क्या? बसीर खानजादे ने धीरे से अपनी गोद में बिठाया था, उसकी कमर में हाथ डालते उसे शिद्दत से अपने गले में भींचा था, और जरीश भी इसका सहारा पाती इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते सुकून से आंखें मूंद गई थी। मेरा बच्चा, बसीर खानजादा ने उसे मजीद अपने करीब करते अपने गले से लगाकर इसकी कमर को सहलाते कहा। जरीश भी सुकून से आंखें मूंदे इसी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए थी। मेरी जान लेट जाओ जरीश, थक गई होगी तुम। बसीर खानजादा ने इसके थकन भरे चेहरे को देखते कहा तो खुद बेड पर लेटा और उसे भी अपने सीने के ऊपर लिटाया था। जरीश तकरीबन अपना पूरा वजन इसके ऊपर डाले इसके सीने पर सर रखे अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। जरीश यार, इस तरह से लेट कर तो मेरा ईमान, अब तुम डगमगा रही हो, बाद में कहोगी कि आपने ऐसा क्यों किया। बसीर खानजादा ने इसके सीने की नाजुकी अपने सीने पर महसूस की तो उसे वार्न करते हुए कहा था, मगर जरीश खानजादी को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। इसके कान में जूं तक न रेंगी थी, और वह हनूज वैसे ही इसके सीने पर सर रख के अपना पूरा वजन इस पे डाले आंखों को मूंदे हुए थी। जब थोड़ी देर तक जरीश की तरफ से कोई भी सवाल नहीं आया तो बसीर को लगा कि वो शायद सो गई, लेकिन इसके चेहरे की तरफ देखा तो वह आंखें खोले इसके सीने पर जानबूझकर अपना वजन डाले उसे तंग कर रही थी। बसीर खानजादा ने अब की बार उस झटके से बेड पर मुंतकिल करते इसके ऊपर साया फगन होते, बिना उसे कुछ भी कहे इसकी धड़कनों पर झुकता बेरहम बनता वहाँ पर अपना लम्स भी खेलने लगा। इस अचानक हुई अवतार पर जरीश खानजादी बुरी तरह से बुखलाई थी। बसीर खानजादा को अपनी धड़कनों का दुश्मन बनते देखकर जरीश ने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए अपनी सिसकियों को रोकना चाहा था। वो बुरी तरह से इसकी शर्ट के ऊपर से ही इसकी धड़कनों का दुश्मन बनता जरीश की सिसकियाँ निकालने का बाइस बना था। अपनी मनमानी करने के बाद बसीर खानजादा ने इसकी आंखों में देखा तो मदहोशी से इसकी आंखों को बंद देखकर बसीर ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों पर लब रखे जरीश अपनी आंखें खोलती न रूठेपन से इसकी तरफ देखते इसके सीने में चेहरा छुपाया था, जिसके बायस बसीर खानजादा का दिलकश कहकहा कमरे में गूंजा था। ओके ओके मेरी जान, अब जंगली बिल्ली ना बन जाना मेरी शहजादी, चलो अब सो जाओ। बसीर खानजादा ने इसके माथे पर, आंखों पर, नाक पर, लबों पर, गालों पर अपनी बोसों की बछाड़ करते हुए उसे अपने सीने में शिद्दत से भीजते पुरसुकून होकर अपनी ज़िंदगी को अपने गले लगाए वो अपनी आंखें मूंद गया था। लाला, अब कैसी तबीयत है आपकी, बेहतर है ना आप? जरीश ने जरम खानजादा की आंखों के नीचे हल्के देखे तो फिक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा था। जरम खानजादा ने दुख से अपनी आंखें मूंदी थी। उसे तो बस यही दुख खाया जा रहा था कि वो एक बार फिर से अपनी शहजादी को खो चुका है। ठीक हूँ मैं। जरम खानजादा ने आहिस्ता से अपने लबों को हिलाते आरिश और मलियार को पुरसुकून करना चाहा था। लाला, हमें माफ़ कर देना, हमें ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी कि सारी बात, सारी सच्चाई से मैं और मोहज़ला को पहले ही आगाह कर चुका था। मैंने ही सबसे पहले औरज़ला को इस बात से आगाह किया था कि लाला की पहली शादी हो चुकी है और उनका बच्चा भी है, और वह दोनों ही इस बात को जानती थी, तभी निकाह के लिए रजामंद भी हुई थी। बस हमसे यही गलती हो गई कि हमने आपको बताया नहीं था, और आप तो किसी को बोलने का मौका तक नहीं दिया और तबीयत ख़राब कर ली आपने। मलियार खानजादा ने अफसोस से अपना सर हिलाते अपने जरम लाला की अकल पर मातम गुना था। जरम खानजादा जो दुख से अपनी आंखों को बंद किए हुए अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ मोहज़ला का मासूमियत से भरा चेहरा ही देख रहा था, मलियार की बात सुनकर झटके से अपनी आंखें खोलता बेयकीनी से मलियार को देखने लगा। क्या अभी जो बात इसके कानों ने सुनी थी, क्या वाकई में ही सच थी? क्या मोहज़ला सारी बात को जानकर इसके साथ एक बच्चा होने के बावजूद भी निकाह के लिए राजी थी? यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था जरम के लिए। तुम सच कह रहे हो ना? जरम खानजादा ने बेयकीनी से लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। तो मलियार खानजादा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था कि लाला, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? मोहज़ला मेरी गुड़िया आपसे निकाह के लिए मान गई थी, बस आपको ही जल्दी थी अपनी तबीयत ख़राब करने की, वरना अब तक आप अपनी निकाह की मिठाई खा रहे होते। मलियार खानजादा ने शरारत से अपनी आंखों को सुकड़ते हुए कहा था। अच्छा, अब मरीजों की तरह मुझे यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर क्यों लिटाया हुआ है? मुझे जल्दी से घर लेकर जाओ ताकि मैं अभी और इसी वक्त निकाह करके तुम्हारी गुड़िया और मेरी शहजादी को अपने निकाह में ले सकूं। सलीम खानज़ादा ने बेताब होते जल्दी से अपने हाथ से ड्रिप को एक ही झटके में खींचा था और साथ ही बेड पर बैठते हुए बेताबी से कहा था। मलियार और आरिश की मुस्कुराहट भी साख्ता थी। उन्होंने अपने लाला की बेताबी को देखा। इनका चेहरा तो ये खबर सुनते ही एक पल में ठीक हो गया था। चेहरे की इस खुशी देखने लायक थी। लाला, रिलैक्स रहें, क्या हो गया? हम अगले हफ्ते निकाह कर लेंगे ना, सब लोगों को शामिल करके अर्श को
आरिश को अब शरारत सूझी थी, इसीलिए मलियार को आंख दबाकर अपने जरम लाला को तंग करना चाहा था। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, क्या मतलब है तुम दोनों का? एक ज़रा सा हार्ट अटैक जरम खानज़ादा को कमज़ोर बना सकता है? तुम दोनों को मोहताज नहीं हूँ मैं अभी, और इसी वक्त मैं खुद भी ड्राइव करके हवेली जा सकता हूँ। नहीं है मुझे तुम दोनों की ज़रूरत, जाओ यहाँ से। जरम खानज़ादा को तो गुस्सा ही आ गया था। मज़ीद अब वो ताख़ीर क्यों करता, जब सब कुछ ठीक था। वो भी ठीक था, सिचुएशन भी ठीक थी, मौसला भी मान गई थी, तो अगले हफ्ते निकाह रखने की क्या ज़रूरत बनती थी भला। अरे अरे लाला, गुस्सा क्यों करे, मैं लेकर चलता हूँ ना आपको। मलियार जल्दी से आगे बढ़ा, इससे पहले कि जरम खानज़ादा जज्बाती होकर खुद ही हवेली के लिए निकल जाता और वहाँ पहुँचकर इन दोनों को अपने अपने बाबा से मार पड़वाता। जल्दी से आरिश और मलियार दोनों ही आगे बढ़े थे। तुम दोनों के करतूत भी जानता हूँ, कोई बेखबर नहीं हूँ मैं। जो तुम आधी आधी रात को अपनी बीवियों के कमरे में जाकर सुबह सवेरे ही निकल आते हो, सब जानता हूँ। सरम खानज़ादा ने आरिश की शरारत भरी नज़रों की तरफ देखते हुए कहा, तो मुंह खोले हैरत से अपने लाला को देखने लगा। और तुम्हें भी शादी की सुबह सुबह मैंने पूरी रात अनाया के कमरे के बाहर खड़ा होते देखा था। शायद बीवी को नाराज़ कर बैठे थे तुम। सरम खानज़ादा ने अब इन दोनों की दुखती हुई रग दबाई थी। दोनों ही बेकीन भरी नज़रों से सदमे की हालत में अपने लाला को देख रहे थे। ये बात इनके लाला को कैसे पता चली थी? अब उन्हें समझ आया था कि इनका लाला इनको वाकई में ही ऐसे ही नहीं जानता, इनकी रग रग से वाकिफ था, तभी तो इनको इतनी गहराइयों से जानता था। लेकर जाते हो तुम दोनों मुझे हवेली, सदमा कम होता है दोनों का, या फिर मैं खुद ही चला जाऊं? सरम खानज़ादा का तो स्टाइल ही अलग था, हर बात में धमकी। आराम से बात करना तो जरम खानज़ादा ने सिर्फ अपनी हवेली की औरतों के सामने सीखा था, वरना तो कोई पूछता कि जरम खानज़ादा बाहर लोगों को डील कैसे करता है। गुस्सा क्यों होते हैं यार, लेकर चलते हैं अब की बार तो सचमुच, बलियार खानज़ादा ने कहा और गाड़ी की चाबी उठाते वो बाहर निकल आया था। हॉस्पिटल के सारे चार्जेस तो आरिश खानज़ादा पहले ही भर चुका था और अब इसके ख्याल से इसका लाला बिल्कुल ठीक था। अगर वो उन्हें धमकी दे सकता था तो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर गाड़ी तक वो खुद ही चलकर आ सकता था। बलियार को बाहर जाता देखकर आरिश खानज़ादा ने आगे बढ़कर जरम को सहारा देना चाहा था, लेकिन जरम खानज़ादा ने आईब्रो झुकाकर इसकी तरफ देखा। जवाबन आरिश खानज़ादा ने भी दोनों आईब्रोज को झुकाकर अपने लाला की तरफ देखा था। दूर हटो, मैं खुद जा सकता हूँ, जरम खानज़ादा ने कहा और साथ ही वो बेड से खुद उठा और वो कपड़े उठाए जो सुबह ही आरिश खानज़ादा ने हवेली फ़ोन करके कहा था कि मुलाजिम के हाथ हॉस्पिटल जरम लाला का एक अदद सूट भिजवा दें। कपड़ों को उठाए जरम खानज़ादा हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ा और अगले 5 मिनटों में वो दोबारा से बाहर भी आ गया था। ब्लैक कलर के कमीज़ शलवार पहने और ऊपर से ब्लैक ही शॉल ओढ़े, पेशावरी चप्पल के साथ जरम खानज़ादा के चेहरे की चमक को देखते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी कल ही हार्ट अटैक जैसी बीमारी से गुजरा है। सच कहते हैं कि महबूब की एक नज़र या फिर एक बात जो आपको खुशी में मुब्तला कर दे, वो बहुत अहमियत रखती है। जो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। हॉस्पिटल से हवेली तक का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का था और आधे घंटे के बाद वो तीनों हवेली के अंदर मौजूद लाउंज में बैठे सबको जरम के हवाले से तसल्लियाँ दे रहे थे। सरम खानज़ादा खुद भी सबको बता चुका था कि वो ठीक है, लेकिन इसकी दोनों मामी और इसकी नानी इसकी फ़िक्र में घुलती बार बार कभी एक चीज़ इसको खिला रही थी तो कभी दूसरी चीज़, क्योंकि औरंगज़ेब खानज़ादा उन्हें इस बात से आगाह कर चुका था कि डॉक्टर ने कहा है कि जरम को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खिलाई जाएँ ताकि इसके बॉडी के अंदर ताकत आ जाए। जरीश खानदादी तो अपने भाई के सीने से दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक साइड पर जरीश अपने भाई के सीने से लगी थी तो दूसरी साइड पर इसका बेटा रूहान इसकी गोद में अपना डेरा जमा चुका था। रूहान ने जब से अपने बाबा को हवेली में देखा था, वो चहकते हुए अपने बाबा की गोद से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सरम खानजादा पुरसुकून था, लेकिन इसके वजूद में बेचैनी थी जो बढ़ती ही जा रही। तकरीबन सभी लाउंज में बैठे थे सवाए मोहज़ला के। औरजला भी सोफे पर बैठी इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन अभी तक मोहज़ला को नहीं देखा था। इसने उधर से उधर नज़र घुमाते हुए बस किसी भी तरह जादू की छड़ी घुमाकर अपने सुकून को अपने पास देखना चाहता था। उसे भी अपने गले लगाना चाहता था। वो जानता था कि वो कितनी हसास, इसके जाने के बाद ज़रूर वो रोई भी होगी। मोहज़ला नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? जरीश ने अपने भाई की नज़रों को इधर से उधर पूरे लाउंज में घूमते देखा तो उर्जला की तरफ देखते हुए कहकर अपने भाई की मुश्किल को आसान करना चाहता। सरम खानज़ादा बज़ाहिर रूहान के गाल को छूते हुए अपने सारे हवासों को सिर्फ और सिर्फ उर्जला की तरफ लगाए हुए था कि वो क्या कहती है कि मौजला कहाँ है और वो बाहर क्यों नहीं गई। पता नहीं, जब मैं लाउंज में आ रही थी तब तो कमरे में सो रही थी, अब शायद उठ गई हो, उर्जला ने जरीश की तरफ देखते हुए कहा था। तो जरीश ने भी हाँ में सर हिलाते दोबारा से अपने भाई के सीने का हिस्सा बनी थी। वो मुसलसल बसीर खानज़ादे की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई भी इरादा नहीं था
इसकी तरफ देखकर सब लोगों के सामने ब्लश करने लगी, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने भाई के सीने का हिस्सा ही बनी हुई रहना चाहती थी। मैं आप सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं अभी आज ही मौजला से निकाह करना चाहता हूँ। धर्म खानजादे ने उर्जला की तरफ देखते हुए कहा, और साथ ही शर्मिंदा होते उसे अपनी बात की माफ़ी भी सब लोगों के सामने मांगी थी। अगर इसकी गलती थी तो इसकी माफ़ी भी सबके सामने ही मांगनी थी। और वैसे भी माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गलती को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। मैं राज़ी हूँ, वैसे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं मौसला को अभी बता देती हूँ। औरजा ने कहा, और लॉन्च में सबके बीच से उठकर वो ऊपर मौसला के कमरे की तरफ चली गई थी। बाकी सब भी तैयारी में मगन हो चुके थे। तैयारियां क्या ही करनी थी, बस मौलवी साहब को लेकर आना था, और गवाहन के तौर पर तो ज़रम खानज़ादा के 4 नमूने बखूबी हाजिर थे। दोपहर की नमाज़ पढ़ने के बाद सारे खानज़ादे ही इस वक्त मर्दान खाने में मौलवी साहब के सामने बैठे मौलवी साहब को निकाह शुरू करने का कह गए थे। मौलवी साहब ने भी निकाह पढ़ाना शुरू किया, और फिर अगले सिर्फ 5 मिनटों में ही मौसला आलमज़ेब खानज़ादा से मौसला ज़रम खानज़ादा बन गई थी। सिर्फ 5 मिनटों का खेल ही होता है, तो बोलने से आपकी पूरी ज़िंदगी का मालिक एक अजनबी इंसान बन जाता है। बचपन से आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर में आप अपने बचपन से लेकर जवानी की दहलीज़ को पार करते हैं, फिर 5 मिनटों के अंदर दो बोलकर इसी घर को छोड़कर आपने इस अजनबी के संग दूसरे घर चले जाना होता है। यही होता है हम लड़कियों की ज़िंदगी में। अर्श और मलियार खानज़ादा अंदर गए और मोहसला से निकाह नामे पर साइन करवा कर भी ले आए थे। निकाह होने के बाद सबके बीच में ही तकरीबन मुबारकबाद का शोर उठा था। हर कोई ज़रम खानज़ादा के गले लगकर मुबारकबाद दे रहा था, और साथ ही मिठाई भी खिला रहे थे। ज़रम खानज़ादा के चंद एक सब ज़रूरी दोस्त के अलावा बाकी कोई भी ज़रम खानज़ादा की तरफ से इस निकाह में शामिल नहीं था। आधा घंटा गुजरने के बाद सभी तकरीबन बातें करते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट चुके थे, तो सारे खानज़ादे भी जनान खाने के अंदर आकर लाउंज की तरफ पड़े थे। औरतों में भी किसी को नहीं बुलाया गया था, और इस वक्त लाउंज में सब हवेली की औरतें ही बैठी थीं। खानज़ादों को अंदर आते देखकर औज़ला आंखों में आंसू लिए जल्दी से साफ़ करती मोहज़ला के पास से उठी थी। ज़रम खानज़ादा जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, वो मोहज़ला के पास जाके सोफ़े पर बैठ गया। मोहज़ला खुद में सिमटी सी थी, वो और ज़रा सब फासले भी बनाया था। लाला, हम सबको मुबारकबाद दे दी आपने, अब अपनी बीवी को भी निकाह की मुबारकबाद दे दें। बसीर खानज़ादा ने शरारत से ज़रम खानज़ादा की तरफ देखते हुए कहा, तो सारी यंग जनरेशन में ही हुटिंग हुई थी। ये सुनकर मोहज़ला का नन्ना सा दिल कांप कर रह गया था। वो तो पहले ही घबराई हुई थी, और अब मज़ीद इन लोगों की ऐसी बेबाक बातों पर बुरी तरह से इसके दोनों गाल सुर्ख हुए थे। औरज़ला भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए सबको खुश होते देख रही थी, और अपनी बहन को भी जो ज़रा सी बात पर अपने गाल सुर्ख किए बैठी थी। औज़ला के दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह इसकी बहन को हमेशा ही ज़रम लाला के संग खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। चलो ज़रम बेटा, अब जब सब कह रहे हैं तो इनके कहने पर अपनी बीवी को निकाह की मुबारकबाद दे ही दो। इस बार दादा ने भी ज़रम खानज़ादा को फोर्स किया, तो ज़रम खानज़ादा जो खुद भी बेचैन था, मौसला की तरफ रुख मोड़ते इसके माथे पर बोसा दिया, और इसके बाद इसकी नाजुक सी छोटी कमर में अपने मजबूत बाजुओं को हायल करते उसे शिद्दत से अपने सीने में भींचा था। कुछ इस तरह के मौसला का सारा वजूद ही ज़रम खानज़ादा के चौड़े वजूद में छुप कर रह गया था। ओहो, यंग जनरेशन के बीच एक बार फिर से शोर गूंजा था। हर कोई ही कह के लगाते हुए ज़रम खानज़ादा को देख रहा था, जिसमें किसी का भी लिहाज किए बगैर अपनी बीवी को अपनी बाहों में भर लिया था। ज़रम खानज़ादा जो सुकून महसूस करना चाहता था मौसला को अपनी बाहों में भरकर, लेकिन इन इसके 4 नमूनों से भला इसका सुकून कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। इसीलिए कहा कि लाला बस भी कर दे, मैं सिंगल हूँ यहाँ पर। बरलास ने सिर्फ इतना सा जुमला कहा, और हवेली के तकरीबन सारे मकीनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट को फैला गया था। निकाह मुबारक हो मेरी जान, ज़रम खानज़ादा ने धीरे से इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। मोहज़ला के लरजते हुए बदन को देखकर ज़रम ने मुस्कुराहट दबाते इसको खुद से दूर किया था, और पास ही सोफे पर बैठते उसे अपने करीब भी कर लिया था। वो जानता था कि अब मज़ीद सुकून वो सिर्फ और सिर्फ कमरे में ही मोहज़ला को गले लगाकर हासिल कर सकता था, वरना इधर तो इसके 4 नमूने बिल्कुल भी उसे सुकून से सांस भी लेने नहीं देंगे। देख ले बाबा, आप तो हमें ही कहते हैं कि हम आपकी बेशरम औलाद हैं। बताइए लाला किस पर चले गए? बसीर खानज़ादा मज़ीद शरारत पर आमादा होता। औरंगज़ेब खानज़ादा से मुखातिब हुआ था, तुम सब लोगों का बाप यही है। शर्म में 5 खानज़ादों ने PhD कर रखी है। आलमज़ेब खानज़ादा ने 5 की तरफ देखते कहा, तो 5 के चेहरे पर ही किसी आने से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। ले भाई, आपकी जवानी के दिन तो चले गए, अब हमें तो अपनी जवानी के दिन भरपूर तरीके से इंजॉय करने दें। इसका क्या मतलब है कि हमने PhD कर रखी है? PhD से बड़ा भी कोई रुतबा होता तो हम ज़रूर वह बेशर्मी और बेबाकी में वो भी कर लेते। इस बार बरलास खानज़ादा ने भी चुप न होते हुए अपने बाप को जवाब दिया था।
बेशरम कहीं का खोता, मेरा जूता कहाँ है, ज़रा दो तो। आलमजेब खानज़ादा ने अपना जूता उतार कर बरलास को मारना चाहा था कि बरलास खानज़ादा ने अपने आगे वसीर खानज़ादा को करते इसके वजूद में छुप सा गया था। दोनों की पोजीशन देखते हुए हवेली में सबके ही एक बार दोबारा से कह कह गूंजे थे। औरजला का दिल उदास सा हो गया था, न जाने क्यों, शायद उसे शिद्दत से अपने मोरे की कमी सता रही थी। सभी तो खुश थे, सभी तो कह कह लगा रहे थे, मगर इनके बीच कोई नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ इसकी मोरे ही नहीं थी। सबसे एक्सक्यूज़ करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आरिश खान ज़्यादा जो इन सब के बीच बैठकर मुस्कुरा रहा था, औरजला को इस तरह से उदास कमरे की तरफ जाता देख वो भी बेचैन हुआ था और वो भी औरजला के पीछे उठ कर गया था। किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया था सवाए मलियार के। मलियार खानज़ादा अपनी बहन के चेहरे पर उदासी भी देख चुका था। वो पुरसुकून हुआ था कि आरिश इसके पीछे गया है, वो ज़रूर उसे मना लेगा। क्या हुआ, तो सबके बीच से तुम उठकर यहाँ पर क्यों आ गई, सब ठीक है ना? आरिश खानज़ादा ने कमरे के अंदर दाखिल होते औरजला से कहा था, जो कमरे की खिड़की के पास खड़ी उदास सी लॉन में देख रही थी। कुछ नहीं, सब ठीक है, मैं बस ऐसे ही आई हूँ, औरजला ने खिड़की की तरफ रुख मोड़े ही कहा था। आरिश खानज़ादा इसके पास आया, इसकी कमर को अपने सीने से लगाते हुए अपने दोनों हाथ इसके पेट के गिर्द मजबूती से हाइल किए और इसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखी थी। इस अचानक हुए अमल पर औरजला भी हैरान रह गई थी। आरिश खानज़ादा सुकून महसूस करता इसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया था, दुपट्टे को इसके सर से नीचे करता अब उसकी बालों की खुशबू खुद में उतारने लगा। क्या कर रहे हैं आप, पीछे हो प्लीज़, मेरे करीब मत आया करें। अचानक ही न जाने औरजला को क्या हुआ कि इसने आरिश खानज़ादा को खुद से दूर झटकते हुए कहा था। आरिश ने बेयकीनी की कैफियत में इसकी तरफ देखा जो उसे खुद से दूर झटक चुकी थी। यूँ बेयकीनी भरी नज़रों से मेरी तरफ ना देखी, खुद जानते हैं कि मैं किस कैफियत में हूँ, इसके बावजूद भी मेरे करीब आकर मेरे जिस्म पर हक ना जताया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह जब आप मेरे करीब आते हैं प्लीज़ दूर रहें। बेशक मैंने आपको अपने पास आने की इजाज़त दी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप हर वक्त मुझसे चिपकते रहें। औरजला खानजादी ने आंसू बहाते हुए न जाने किस कैफियत में तारी होते कहा था। औरजला इस वक्त सहनी दबाव में आकर आरिश पर शायद अपना गुस्सा उतारे थी। न जाने कैसा दुख था जो ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। इसके मोहरे कुछ दुनिया से गए हुए इतना वक्त गुजर चुका था, लेकिन औरजला थी जो अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रही थी। न जाने कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे अपनी जगह पर ही रोक कर रखी हुई थी। ठीक है, परेशान ना हो, आओ मेरे पास मेरा बच्चा, मेरी जान, परेशान नहीं होते, आओ यहाँ पर। आरिश खानजादा इसकी कैफियत को देखते हुए नरमी से उसे अपने पास बुला रहा था। औरजला इसके पास नहीं जाना चाहती थी और अपने बालों को नोचने के दर पर थी। घुटनों के बल जमीन पर बैठते अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाते अपना चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रोना शुरू हो चुकी थी। मेरी जान, मेरी बीवी है, ऐसा भी क्या दुख है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? एक बार मुझसे शेयर तो करो, तुम्हारे सारे दुखों को मैं खुद पर ले लूँगा और मुस्कुराहट को हमेशा के लिए तुम्हारे लबों का हिस्सा बना लूँगा। आरिश खानज़ादा ने बेबसी की इंतहा को पहुँचते हुए उसके पास ही ज़मीन पर बैठते हुए कहा था, लेकिन उसे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया था। जानता था कि कहीं वो दोबारा से गुस्सा न कर जाए। आपको पता है मेरा दिल करता है मैं आपके करीब आऊँ, आपकी गोद में सर रखे मुझे बिल्कुल मोरे की तरह सुकून मिलता है। जिस तरह से मैं अपने मोरे की गोद में सर रख कर सोती थी, बिल्कुल इस तरह आपकी गोद में भी सर रखते हुए मुझे सुकून महसूस होता है। लेकिन ना जाने क्यों जब भी मैं आपके करीब आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूर मोरे खड़ी मुझसे नाराज़गी दिखा रही हैं कि जिस इंसान की वजह से उनकी जान चली गई, मैं इसी इंसान की बाहों में सुकून को तलाश कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं चाहकर भी आपके करीब नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ? मैं फूट फूट कर रोते हुए आरिश खानज़ादा से कहा था। आरिश ने औरजला को बेबसी से देखा था। यह हकीकत तो नहीं बदली जा सकती थी कि इसकी मोरे की जान इसी की बातों की वजह से गई है। करीब आओ मेरे, मैं तुमको आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाता हूँ, शायद तुम्हारे अंदर की बेचैनी और तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाए। आरिश खानज़ादा ने अपने हाथों को फैलाते उसे अपने करीब आने के लिए कहा था। औरजला भी सुकून की तलाश में बेचैन होती उसके करीब होते इसके सीने पर अपना सर रखती इसकी बाहों में खुद को छुपाती रोते हुए उसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। आरिश खानज़ादा ने उसे शिद्दत से अपने गले में भींचते हुए आराम आराम से इसके कान में तकरीबन सरगोशी करते हुए आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाना शुरू की। एक सुकून औरजला के वजूद में सरायत कर गया था। आरिश खानज़ादा जब भी अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में इसके कान में तिलावत करता तो न जाने एक अजीब सा सुकून औरजला खानज़ादी को मिलता। और अभी भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कल रात की जागी आरिश की बाहों में जाने की देर थी कि औरजला खानज़ादी पुरसुकून सी अपनी आंखें मूंद गई और नींद की वादियों में उतर चुकी थी।
कुर्सी 3 मरतबा पढ़ने के बाद आरिश खानज़ादा ने इसका चेहरा अपने सीने से निकालते देखा, तो इसके चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान को देखकर आरिश खानज़ादा का दिल तड़प उठा था। वो क्या करता, उसे किस तरह से समझाता कि जिस इंसान का जितना दाना पानी दुनिया में लिखा होता है, इसके लिए कोई ना कोई बहाना ही बन जाता है। और शायद इसकी मोरे का इतना ही दाना पानी इस दुनिया में लिखा गया था, और वो बहाना वो बन गया था। अब अगर वो उसे समझाता तो उर्जला को यही लगता कि शायद वो उसे अपनी सफाई दे रहा है, कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो किस तरह से उसे समझाता, आरिश की समझ से बाहर था। इसके असाब मज़ीद चटक रहे थे। उर्जला को शिद्दत से दोबारा से अपने गले में भींचते हुए वो ही ज़मीन पर बैठे उसे आरामदेह अंदाज में अपनी गोद में लिटाए इसके बालों में हाथ फेरना शुरू कर गया था। बहुत जल्द वो उसे इस अजियतनाक भरी ज़िंदगी से छुटकारा देना चाहता था। इस सारे माहौल से वो उसे दूर लेकर जाना चाहता था, लेकिन एक बार वो इसके साथ चले तो। लेकिन इस बार वो इसकी बात नहीं मानने वाला था। अब जल्द अज जल्द ही उसे कुछ करना था, और जल्द थोड़ी ही देर के लिए इस माहौल से दूर जाती तो शायद वो ठीक हो जाती। अगले ही पल आरिश के दिमाग में एक बात आई, और जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन को निकालते हुए अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करता बोला कि मुझे 2 दिन के बाद की ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकट चाहिए, फुल हनीमून पैकेज। आरिश ने बस इतना ही कहा था, और दूसरी तरफ से सिर्फ यस का जवाब सुनते हुए इसने फ़ोन को ठक से बंद कर दिया था। अब उसे आगे क्या करना था वो सोच चुका था। इस तरह से हाथ पे हाथ धरे हुए बैठकर अपनी बीवी, अपनी खानजादी की ये हालत नहीं देख सकता था। मोहज़ला थकी थकी सी अपने कमरे में दाखिल हुई। इसके साथ इसके कमरे में रूहान भी दाखिल हुआ था। मोहज़ला की रूहान से अभी तक फ़ेस टू फ़ेस अकेले में बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन रूहान को ही इश्तियाक था कि उसे मोहज़ला के साथ इसके कमरे में जाना है। मोहज़ला ने भी उसे मना नहीं किया और इसके कमरे में इसके साथ ही आ गया था। वाह, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। रूहान ने बेड पर बैठते हुए मोहज़ला को देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी पिंक कलर की ग्लोव्स को टिशू उठाकर साफ करे थी। अच्छा, क्या तुमने मुझे बाहर नहीं देखा जब कमरे में आकर तुम्हें तारीफ करना याद आ रहा है? मोहल्ला ने नरूठेपन से मुस्कुराकर रूहान की तरफ देखते हुए कहा था। देखा था ना, लेकिन सबके सामने अगर तारीफ करता तो बाबा डांट देते, क्योंकि जब मैं आपकी तरफ मुसलसल देख रहा था तो बाबा ने कान में कहा था कि वो सिर्फ मेरी लिटिल फेरी है, इसलिए आपको उसे नहीं देखना। इसलिए मैंने बाहर आपकी तारीफ नहीं की। रूहान एक समझदार बच्चा था और इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसीलिए बाहर की बात अब तक उसे याद थी और अपने बाबा की सीक्रेट अपनी मामा के सामने खोल चुका था। इसकी बात सुनकर मोहज़ला बुरी तरह से सूख पड़ी थी। लिटिल फेरी खुद से सरगोशी करते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अच्छा चलो, आप यहीं पर मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ, इसके बाद आप मेरे साथ इधर ही सो जाना, ठीक है? मोहज़ला ने कहा तो रूहान ने भी समझदारी से सर हिलाते हाँ कहा था। मोहज़ला गई और चेंज करके जब वॉशरूम से बाहर आई तो इसने एक ढीली ढाली सी पिंक कलर की शायद शर्ट, उसके साथ ही नीचे खुला हुआ पजामा पहन रखा था। इसकी शर्ट पर एक प्यारा सा मिकी माउस भी बना हुआ था। वाह लिटिल फेरी, आपका शर्ट कितना प्यारा लग रहा है। रूहान ने जैसे ही मोहज़ला को देखा तो उसकी शर्ट पर बने मिकी माउस को देखकर इश्तियाक से बोला था। आपको अच्छा लगा ये? मोहज़ला ने कहा तो रूहान ने इस्बात में सर हिलाया था। आपको पता है, ये मेरी आप ही ने मुझे दिलाया था, और ये सिर्फ एक नहीं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी शर्ट्स हैं। मोहज़ला ने भी अब रूहान के साथ बेड पर बैठते इश्तियाक से उसे बताना शुरू किया। आपके बाबा आपको नहीं दिलाते मिकी माउस वाली शर्ट? मोहल्ले ने रूहान से पूछा तो रूहान ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि मैंने बाबा से कभी मांगा ही नहीं, और अब मांगूंगा और आपके लिए और अपने लिए एक जैसी शर्ट लाऊंगा। फिर दोनों इसमें पिक्चर क्लिक करवाएंगे लॉन में जाकर। रूहान ने इश्तियाक से उसे सारी बात बताई तो मोहल्ला भी एक्साइटेड हुई। हाँ हाँ ज़रूर, मोहल्ला ने बच्चों जैसे हाँ में सर हिलाया। और फिर वो दोनों बेड पर लेटकर रूहान के लैपटॉप में बारबी वाली मूवी देखना शुरू हो गए थे। क्योंकि मोहल्ला के पास अपना मोबाइल नहीं था तो इसलिए रूहान ही अपना लैपटॉप अपने कमरे से उठा कर ले आया था, और अब दोनों आरामदेह अंदाज में बेड पर लेटे कंफर्टर अपने ऊपर ओढ़े नहायत ही सीरियस अंदाज में कमरे में अंधेरा किए बारबी मूवी देखने में ही मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। सनम खानज़ादा जो थकन से चूर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन रूहान को में ना पाकर इसने गहरी सांस भरी थी। जानता था कि रूहान इसकी लिटिल फेरी के कमरे में गया होगा। इसका बेटा तो इससे भी 2 हाथ आगे था। कुछ देर पहले अपनी ही मनकूहा को इसने खरगोशी में लिटिल फेरी क्या बुला लिया था। इसके बेटे के कान में सुनने की देर थी और इसका बेटा भी इसकी मनकूहा को लिटिल फेरी बुलाने लगा था। गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते इसने पहले फ्रेश होने का सोचा, इसके बाद ही वो मोहसिला के कमरे में जाने का इरादा रखता था। आखिर अपनी मनकूहा से निकाह के बाद पहली मुलाकात भी तो करनी थी। कमरे में ज़रम खानज़ादा ने इसकी हालत का सोचते मुस्कुराहट दबाते वो वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने चला गया था। अगले 10 मिनटों के बाद शावर लेकर फ्रेश होने के बाद सनम खानज़ादा अब रफ से हुलिये में मौजूद अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखाता, उन्हें ऐसे ही बिखरे हुए छोड़ता।
वो मौजला के कमरे की तरफ चल पड़ा था। मौजला के कमरे के अंदर जैसे ही इसने पहला कदम रखा, अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया था। जी भरकर हैरान हुआ था कि इन दोनों को इसके आने की खबर तक ना हुई, और अंधेरे में इसने बेड की तरफ देखने की कोशिश की तो टैब की रोशनी रोहान के चेहरे पर पड़ रही थी, और साथ ही साथ मौजला का चेहरा भी टैब की रोशनी में रोशन जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। कमरे में बारबी मूवी की आवाज़ को सुनते जरम खानजादा ने गहरी सांस भरी थी। उसे तो पहले ही एहसास में लगा था जैसे वो दो बच्चे पाल रहा हो। रोहान तो जिद करके उसे भी अपने साथ बारबी मूवी दिखाता था कि वो भी इसके साथ देखे, तो मजबूरन जरम खानजादा को भी देखना पड़ता था। और अब इस मामले में तो इसने शुक्र अदा किया था कि अब उसे इस बारबी मूवी को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बारबी मूवी को बार बार सुनकर इसके कान थक गए थे। अब वो दोनों साथ देख रहे थे तो इसके कान पक जाया करते थे। सरम खानज़ादा थोड़ा पुरसुकून भी हुआ था। तुम दोनों सोए नहीं? सरम खानज़ादा की भारी आवाज़ अंधेरे में सुनते वो दोनों उछल पड़े थे। सरम खानज़ादा ने इन दोनों को डरते देखा तो जल्दी से कमरे के स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते लाइट ऑन की थी। कमरा जैसे ही रोशनियों में नहाया, इन दोनों ने सरम को देखा तो चेहरे की रंगत में कुछ सुधार महसूस हुआ। सरम इन दोनों की हालत को देखकर अफसोस से सर हिला गया, जो सिर्फ इसकी आवाज़ से ही डर गए थे। बाबा, आपने डरा दिया हमको, कम अज़ कम आप बता के ही आ जाते, हम डर गए थे। है ना लिटिल फेरी? रोहान ने अपने बाबा से कहा, और साथ ही साथ ताकीद के लिए मोहज़ला को भी अपने साथ घसीटा, और मोहज़ला ने भी बिल्कुल रोहान की तरह हाँ में सर हिलाया था। ज़रम खानज़ादा की यहाँ मौजूदगी इसका दिल धड़का गई थी। अच्छा, लेकिन आप लोगों को अंधेरा नहीं करना चाहिए था। फिर रूम में कि आप लोग डर गए। सरम खानज़ादा अपने मजबूत कदम उठाता बेड की जानिब बढ़कर उसके साथ ही जुड़कर बैठ गया। आपने अपने कमरे में नहीं सोना क्या? सरम खानज़ादा ने रोहान की तरफ देखते हुए कहा, तो रोहान ने नफ़ी में सर हिलाकर जल्दी से मोहज़ला का बाजू पकड़ते कहा था कि मैं लिटिल फेरी के साथ सोऊंगा आज, है ना लिटिल फेरी? आप मुझे अपने साथ सुलाओगे ना? रोहान ने मोहज़ला से भी मनवाना चाहा तो मोहज़ला कंफ्यूज होते हाँ में सर हिला गई थी। सरम खानज़ादा की अपने पास मौजूदगी और इस पर तजाद वो उसके पास बिल्कुल जुड़कर बैठना, मोहज़ला तो कंफ्यूज ही हो गई थी। नहीं, आप जाओ, बाबा के साथ ही आप सो के रूम में जाओ। बस मैं अभी ही आता हूँ, वरना फिर मैं कल आपको फुटबॉल खिलाने के लिए लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। सरम खानज़ादा ने अपने छोटे से फितने की तरफ देखते हुए कहा, तो रोहान खानज़ादा भी सीधा हुआ था। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट फेरी। रोहान ने अपने बाबा को गुड नाइट कहा और साथ ही उठकर मोहज़ला के गाल पर लब रखते हुए गुड नाइट कहते हुए कमरे से भाग गया था। सरम खानज़ादा ने बड़बड़ाते हुए अपने छोटे से फितने को देखा था, जो इसकी लिटिल फेरी पर ऐसे हक जता कर गया था जैसे कि वो इसकी हो, बल्कि इसके बाप की नहीं। मोहज़ला शर्म से सुर्ख पड़ती जल्द से ज़रम से थोड़ा फासले पर हुई थी, लेकिन ज़रम खानज़ादा ने इस सारे फासले को मिटाते हुए एक ही झटके में इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालते उसे अपनी गोद में बिठाया था। कहाँ मेरी जान, मैं जितना बेचैन हूँ इन फासलों को मिटाने के लिए, तुम इतने ही फासले बनाती जा रही हो। ज़रम खानज़ादा ने उसे अपने सीने में भींचते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में इसके कान में कहा, साथ ही इसके कान की लो को हल्के से छुआ तो मोहज़ला का पूरा बदन ही काँप उठा था, जिसे सरम खानज़ादा ने बखूबी महसूस किया था। क्या हुआ लिटिल फेरी, डर क्यों रही हो? मोहज़ला का चेहरा अपने सीने से निकालते हुए सरम खानज़ादा ने प्यार से इसके गाल पर अपना अंगूठा रब करते हुए कहा, तो मोहज़ला ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो बुरी तरह से इसके हिसार इसी गुर्बत में कंफ्यूज होते बस ना और हाँ में ही इसके सवालों का जवाब दे रही थी। इसका दिल बुरी तरह से धड़कता इसको बेचैन कर गया था। इसका दिल धक धक करता हुआ मोहज़ला के गाल को बुरी तरह से सुर्ख कर अपनी बीवी के गालों को बेवजह सुर्ख पड़ते देखकर सरम खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाई थी। मोहज़ला बिल्कुल ठीक कहती थी कि इसकी बहन बहुत मासूम है। मोहज़ला की मासूमियत को नज़दीकी से देखते हुए सरम खानज़ादा तो जैसे अपनी फेरी का असीर हुआ था। मेरी मेरी हार्ट बीट इतनी इतनी तेज़ क्यों हो रही है? मोहज़ला लड़खाते हुए ज़रम खानज़ादा की तरफ देखते हुए मासूमियत से सवाल पूछा, तो ज़रम को टूट कर अपनी मनकूहा पर प्यार आया था। वो इसीलिए कि मैं आपके करीब आकर आपको प्यार कर रहा हूँ ना? ज़रम खानज़ादा ने इसके मासूमियत को देखते हुए उसे मासूम सा जवाब दिया था, और साथ साथ वो इसके गाल को अब तक अपने अंगूठे से रब कर रहा था। मोहज़ला को इसके हाथों का लम्स अपनी धड़कनों में ऊधम मचाने के लिए काफ़ी था। ज़रम खानज़ादा ने धीरे से इसके मोमी से सफ़ेद गाल पर अपने लब रखे तो मोहज़ला ने ज़ोर से अपनी आंखें मीची थी। मोहज़ला के दोनों हाथ जो इसके सीने पर मुकीम थे, इसकी सीने पर शर्ट को अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोचा था। सरम खानज़ादा इसकी बंद लरसते हुए पलकों को देखकर मुस्कुराया था। इसकी बीवी कितनी मासूम थी। वो निहायत ही खुश नसीब था कि उसे दुनिया में रहकर एक मासूमियत से भरी लड़की का साथ नसीब हुआ था। अब वो इसकी बीवी के ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। सरम खानज़ादा ने उसे धीरे से अपने सीने से लगाया था। मुझे नींद आ रही है, मोहज़ला ने रूहान से होते कहा, क्योंकि अब मज़ीद उसे अपने दिल की धड़कनों को संभालना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। सरम खानज़ादा ने उसे हद से ज़्यादा लरसते देखा तो आफियत इसी में जानी कि उसे छोड़कर अपने कमरे में चला जाए, लेकिन अभी भी इसका दिल नहीं कर रहा था
कि उसे छोड़कर जाए। सलीम खानज़ादा ने इसके माथे पर बोसा देते कहा कि ठीक है फैरी, सो जाओ। साथ ही इसके गाल पर लब रखते कहा और इस पर कंफर्टर को दुरुस्त करते हुए इसके कमरे की लाइट ऑफ की और इसके कमरे से बाहर चला गया। बाप और बेटे दोनों ही एक जैसे हैं, मौसला ने बड़बड़ाते साथ ही करवट के लेते हुए सोने की कोशिश करने लगी। दोनों के अमल को सोचते हुए शर्म से बुरा हाल था। जोर से अपनी आंखें मीचते हुए दिल की धड़कनों पर काबू पाया और अब सारी सोचों को झटकते हुए सोने की कोशिश करने लगी। चलो किताबें बंद करो, अब ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। पिछले कुछ दिनों से बहुत नरमी बरत रहा हूँ, इसीलिए फैल मत जाया करो। बलियार खानज़ादा जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अनाया को बेड पर बैठे अपनी किताबों को इधर से उधर बेड पर फैलाते देखा तो इसके सारी किताबों को बंद करते हुए खुद ही साइड टेबल पर रख दिया और उसे अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में भरते कहा था, क्या हो गया मलियार, आपको मैं पढ़ रही थी ना। अनाया ने हैरानगी से मुँह खोले उसे देख कर कहा, लेकिन मेरी जान, अभी मैंने यही कहा है ना कि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के प्यार का है, तुम्हारी पढ़ाई करने का नहीं। पूरा दिन तो मैं पुलिस स्टेशन में होता हूँ, इस वक्त क्यों नहीं पढ़ती तुम। मलियार खानज़ादा ने से खुले हुए लबों को अपने लबों में पेवस्त करते हुए इसकी सांसें हलक में घूरना शुरू कर दी थी। अनाया इस अचानक हुए अवतार पर बुरी तरह से घबराई थी। इसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। मेरी जान, आज तो तुम दोनों को आज की रात का सीन बनाना चाहिए। क्या कहती हो, वैसे भी शादी के दिन के अलावा मेरी जनूनियत नहीं सही तुमने। मलियार खानज़ादा ने इसके लबों को 1 मिनट के लिए छोड़ते अपनी बात मुकम्मल की और फिर दोबारा से बगैर उसे अपनी सांसों को दुरुस्त करने का मौका दिया इसके लबों पर झुककर इस बार अपना हाथ इसकी पिछली गर्दन पर ले जाते, मज़ीद अपने करीब करते। मलियार खानज़ादा प्यासों की तरह इसके होंठों का जाम पी रहा था। इसके होंठों पर अपनी मरमर्जी करने के बाद इसके नीचे लब को दांतों तले कुचलते मलियार खानज़ादा ने अपनी ज़बान से इसकी ज़बान के साथ छेड़खानी करना शुरू की थी। अनाया की सांसें गड़बड़ होती वो खुद को रोकने में की कोशिश कर रही थी, लेकिन मलियार खानज़ादा इतना ही उसे मदहोश करने में लगा हुआ था। मलियार खानज़ादा के हाथ अब इसकी धड़कनों को सहलाते इसकी गर्दन पर अपनी ज़बान भी साथ साथ ही रब कर रहे थे। अनाया सिसकते हुए मदहोशी से अपनी आंखें बंद किए अपने सर को कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ कर रही थी। बेचैनी इंतहा को पहुंचते हुए अनाया खानज़ादा ने मलियार खानज़ादे की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते उसे मज़ीद अपने करीब करके अपने बदन के साथ लगाया था। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, जिसमें आपको मलियार और अनाया के फुल रोमांटिक एपिसोड मिलने वाली है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते चैनल को, तो मेहरबानी करें कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा देना। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।